हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी 78। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 की भूगोल की पुस्तक का पहला लेसन संसाधन और विकास। यह इस लेसन का दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा संसाधन क्या हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का विकास, संसाधनों का नियोजन और संसाधनों के संरक्षण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। यानी संसाधन केवल मनुष्य के जीवन यापन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसकी लाइफ की क्वालिटी बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है। अंधाधुंध मीन्स बहुत अधिक उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो गई हैं? कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास हुआ है। यानी कुछ लोगों ने तथा कुछ राष्ट्रों ने बहुत तेजी से अपने आर्थिक विकास के लिए लालचवश संसाधनों का बहुत अधिक दोहन किया है, जिससे संसाधनों का ह्रास हुआ है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। आजकल देखा जाता है कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, यानी बहुत संसाधनों के बहुत ज़्यादा हिस्से पर उनका कब्जा है, जबकि अन्य लोग बिल्कुल संसाधनहीन हैं, यानी कि बहुत गरीब हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। यानी विश्व में पारिस्थितिकी का संकट पैदा हो गया है संसाधनों के ज़्यादा इस्तेमाल से। जैसे कि भूमंडलीय तापन, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी पृथ्वी का तापमान औसत से अधिक हुआ जा रहा है, जिससे बहुत से नुकसान हो रहे हैं। ओजोन परत अवक्षय, हमारे वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसका भी अवक्षय हो रहा है, यानी इसका भी नुकसान हो रहा है। अंटार्कटिका महाद्वीप में आपने सुना भी होगा कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है। पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। किससे? संसाधनों के अत्यधिक इस्तेमाल से। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। आज यह जरूरत महसूस की जा रही है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति तभी बनी रह सकती है जब समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा किया जाए। यानी कुछ लोगों के पास बहुत संसाधन है, कुछ देशों के पास संसाधनों के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा है, जबकि कुछ देश बिल्कुल संसाधनों के मामले में बहुत ही पीछे हैं। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जैसे कुछ संपन्न देश संसाधनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि इसी तरह संसाधनों का दोहन जारी रहा तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। यानी संसाधनों का इस्तेमाल योजना बनाकर किया जाए, योजनाबद्ध ढंग से किया जाए, जिससे संसाधन बचे रहें। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। ये सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके बारे में देखिए यहाँ पर दिया गया है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। देखिए कितनी बढ़िया परिभाषा दी गई है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाए, यानी विकास भी हो और पर्यावरण भी नष्ट न होने पाए, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया इस प्रकार हो कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न हो, यानी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। यह पहला पृथ्वी सम्मेलन था जो कि ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था, और ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक सबसे बड़ा देश है। उसके शहर रियो डी जेनेरो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। जून 1992 में इस सम्मेलन में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण
और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। अब ये एजेंडा 21 क्या है? यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED, इसका फुल फॉर्म हुआ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसका हिंदी में अर्थ हुआ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, इसके तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। किसको? एजेंडा 21 को। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है। एजेंडा 21 एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय, यहाँ स्थानीय निकाय का तात्पर्य हुआ प्रत्येक देश, अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन की आसान सी परिभाषा है, संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल ही संसाधन नियोजन है। अर्थात योजना बनाकर संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि संसाधन भी सुरक्षित रहें और विकास भी होता रहे। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। आज सभी लोग इसको मान रहे हैं कि संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल तभी होगा जब योजना बनाकर इसका इस्तेमाल किया जाए। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। भारत में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है। विविधता मीन्स भिन्नता है, यानी भारत के कुछ राज्यों में तो संसाधन बड़े पैमाने पर हैं, तो कुछ राज्य संसाधनों के मामले में बहुत ही निर्धन हैं। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा भारत में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र जो है खनिजों के मामले में बहुत धनी है, उसी क्षेत्र में बसे हुए राज्य हैं। तो इन प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखिए ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के कारण अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन भारी मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है। राजस्थान राज्य जो है, यहाँ पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की तो प्रचुरता है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। आप लोग जानते होंगे राजस्थान में सिंचाई के लिए जल संसाधनों की बहुत बड़ी कमी है। भाखड़ा नांगल बांध से इंदिरा नहर परियोजना के द्वारा यहाँ पर जल ले जाया गया है जिससे कुछ हिस्सों की सिंचाई होने लगी है, फिर भी आज यहाँ पर जल की कमी बनी हुई है जिससे कि कृषि कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। शीत मरुस्थल मीन्स अत्यधिक ठंडी के कारण जो मरुस्थल बना हुआ है लद्दाख का क्षेत्र, यह देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। अलग थलग क्यों है? क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में स्थित है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है किंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। इस प्रकार हमें पता चलता है कि कुछ स्थानों पर तो संसाधन प्रचुरता में उपलब्ध हैं तो कुछ स्थानों पर उन संसाधनों की कमी है। इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन जरूर होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, यानी संसाधन नियोजन ये आसान प्रक्रिया नहीं है बल्कि जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं।
पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना होता है। दूसरा कार्य, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। तीसरा है, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए जा रहे हैं। जब भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली, उसके बाद भारत का तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गईं। कब से? 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ हुई थी। तब से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। किसी देश के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। यानी किसी देश में या किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए जरूरी नहीं कि वहां पर संसाधनों की उपलब्धता है तो उसका आर्थिक विकास होगा ही, क्योंकि प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में भी तद अनुरूपी परिवर्तन जरूर होना चाहिए, तभी संसाधनों की उपलब्धता से विकास हो पाएगा, वरना नहीं। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताएं। तो संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों का अगर नाम लिया जाए तो यहाँ पर जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में संसाधन तो बहुत हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज, कोयला आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों के पास रोजगार की कमी है, वहाँ पर खेती योग्य भूमि की कमी है, उन क्षेत्रों में जल संसाधनों की कमी है और अशिक्षा व्याप्त है। इस कारण ये क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, संसाधन संपन्न होते हुए भी। तो वहीं पर कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधन विहीन हैं परंतु आर्थिक रूप से विकसित हैं। तो आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों का नाम लिया जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में छत्तीसगढ़ और झारखंड आदि राज्यों की अपेक्षा प्राकृतिक संसाधन तो कम हैं, फिर भी वो संपन्न हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने व्यापार में लगे हुए हैं, उद्योग धंधे स्थापित किए हुए हैं, जिससे भारी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशन का मतलब जब विश्व के संपन्न राष्ट्र जैसे खासकर यूरोपीय राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी आदि सब विश्व के अन्य पिछड़े हुए देशों पर अपनी राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए सत्ता स्थापित कर रहे थे, वो काल उपनिवेशन काल कहलाया। तो उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया। उस समय पिछड़े हुए देशों में संसाधन तो थे किंतु अच्छी प्रौद्योगिकी का अभाव था, और उन देशों में जो कि अपना उपनिवेश बनाते थे अन्य देशों में, उनके पास बढ़िया टेक्नोलॉजी थी जिसके सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण उन्होंने बहुत तेजी से किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। जैसे उदाहरण के लिए भारत पर इंग्लैंड ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। यानी कि संसाधन उपलब्ध होने से ही विकास नहीं हो सकता है, बल्कि वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास और आवश्यकता अनुसार संस्थागत परिवर्तन भी किए जाएं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभवों का भी योगदान रहा है। तो आज जो भारत में तेजी से आर्थिक विकास हुआ है, इसमें केवल संसाधनों की उपलब्धता ही इसका कारण नहीं रही है, बल्कि प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और
इतिहास से प्राप्त अनुभवों का भी योगदान रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण, यानी संसाधनों का बचाव। संसाधनों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे आजकल पैदा हो रही हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। उन्होंने क्या कहा? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, यानी हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यानी तिजोरी भरने के लिए नहीं, किंतु पेट भरने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। उनके अनुसार, यानी गांधी जी के अनुसार, विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। यानी वे सोचते थे जब अधिक उत्पादन होगा तो उससे संसाधनों का भी तेजी से शोषण होगा, जबकि वे चाहते थे कि बड़े जन समुदाय को रोजगार मिले। अर्थात वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन किए जाने के पक्षधर थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में ब्रुंडटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो में, जो ब्राजील का शहर है, में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। तो मित्रों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। लेसन अभी लंबा है, शेष लेसन को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।